Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन अभी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, यह जो टॉपिक है यह आपके यूपीएससी एवं बीपीएससी मेंस एवं अन्य जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यह टॉपिक आपके एसएससी एवं अन्य चाहे वो आपका क्लैट हो या फिर अदर एग्जाम्स हो उसके लिए भी यह काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक का हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं और हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वह देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो इसका पृष्ठभूमि क्या है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो एक्ट है यह 1892 में उस समय के जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड लैंसडाउन उनके कार्यकाल में इसे पास किया जाता है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है कि इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, यानी कि भारतीयों की भागीदारी जो है वह विधायिका में बढ़ाने का जो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, इसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर इसके अलावा अन्य चीज़ों को भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इससे पहले जो एक्ट आता है 1861 का। ठीक है, तो जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 होता है उसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें लिमिटेड पावर्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो दिया जाता है बट वहाँ पे कोई उनके पास में कोई पावर्स नहीं होता, बिल्कुल वो बस नाम मात्र का होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है उस वक्त जो लेट 19th सेंचुरी होता है उस समय आपका जो एजुकेटेड इंडियंस है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उनका जो डिमांड बेसिकली जो कहने का अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है और वो लोग जो पॉलिटिकल राइट्स है उसे डिमांड करते हैं। इसके अलावा उस वक्त वहाँ पे जो कांग्रेस है वह भी बन चुकी होती है, तो कांग्रेस भी जो है वहाँ पे एक्टिवली इस बात को रखेगी कि भाई आप लोग जो है यहाँ पे भारतीय सरकार जो है उसमें भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है उसे आप बढ़ाइए। ठीक है, तो इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपका जो 1892 का ये एक्ट है यह लाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया कि जो एक्ट है आपका यह रिजल्ट होता है किस चीज़ का, तो एजुकेटेड इंडियंस जो है उनके डिमांड का। उनका डिमांड क्या था कि भाई जो प्रशासन है उसे चलाने में भारतीयों की जो भागीदारी है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान या फिर मेजर प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोविजन है इसका वह है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधायी परिषदों का विस्तार करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो नंबर ऑफ एडिशनल जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं उनका जो संख्या है उसे बढ़ाया जाता है। कहाँ पे? सेंट्रल जो आपका लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी। तो दोनों काउंसिल में क्या होता है यहाँ पे जो नंबर्स है उसे बढ़ाया जाता है 1892 के काउंसिल एक्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है जो मेजोरिटी फिर भी यहाँ पे क्या होता है जो मेजोरिटी है आपका या बहुमत जो है वह कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और ऑफिशियल मेंबर कौन हुआ करते थे? वह ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करते थे। तो हमेशा उनका जो आपका कहने के देखा जाए तो जो संख्या बढ़त है वो हमेशा वो मेंटेन करके चल रहे थे ताकि उनका जो कंट्रोल है बेसिकली वह लेजिस्लेचर या विधायिका पे बना रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसको पहले उनको क्लियर कर ले ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप नेक्स्ट जो इसका पॉइंटर है जो प्रोविजन है इसका वह है इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत होता है इसी एक्ट से। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो है वह इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक मुख्यतः जाना जाता है कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव जो है उसकी शुरुआत होती है या इनडायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है मुख्यतः यहाँ पे जो मेंबर है उसका नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन कौन करता है? तो ये नॉमिनेशन वाइसरॉय ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वाइसरॉय जो यहाँ पे नॉमिनेशन करते हैं तो वो एक रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं?
तो रिकमेंडेशन में यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, ठीक है, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो ये लोग मिलके जिन लोगों का नाम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं उसे ही यहाँ पे जो वाइसरॉय हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और इसे ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ इलेक्टिव प्रिंसिपल इन इंडिया कहते हैं, यानी कि चुनाव जो है कि अवधारणा की जो शुरुआत है वह कहीं ना कहीं हम लोग ये जो प्रोविजन है इंडायरेक्ट इलेक्शन का इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा बिंदु क्या है या तीसरा पॉइंटर क्या है यहाँ पे, तो तीसरा है यहाँ पे लिमिटेड पावर ऑफ काउंसिल, यानी परिषदों की सीमित शक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ जो परिषद होता है यहाँ पे मेंबर जो होता है उनके पास में पहले क्या था, उन्हें किसी तरह क्वेश्चन पूछने का या फिर बजट डिस्कस करने का भी जो ऑथराइजेशन है वो नहीं था 1861 के काउंसिल एक्ट में, ठीक है। लेकिन इस वाले जो एक्ट है यहाँ पे कहने कुछ पावर्स दिए गए थोड़ा बहुत, तो वो पावर्स क्या थे, तो डिस्कस एनुअल बजट, ठीक है, वो बजट जो डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसके ऊपर ना वोट करने का अधिकार था, ना ही इसे वो अमेंड कर सकते थे, या इसमें किसी तरह सुधार भी वो नहीं कर सकते थे, ना ही वो कुछ सजेशन है वो रिकमेंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिस्कस करने का जो है उन्हें जो है वो परमिशन यहाँ पे मिला था, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो क्वेश्चन है प्रश्न पूछने की जो है इन्हें कहीं ना कहीं अनुमति दी गई थी, जो कि उन्हें प्रायर परमिशन यानी पहले परमिशन लेने के बाद प्रश्न जो है वो पूछ सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने की जो है यहाँ पर अनुमति उन्हें दी गई थी, लेकिन जो प्रश्न पूछे, ठीक है, उसके बाद आपका उसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता, मतलब एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसका आंसर अगले के द्वारा दिया गया, तो क्वेश्चन के बाद उसके जवाब मिलने के बाद अगर आप उससे दोबारा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो रेजोल्यूशन पास करने का जो है अधिकार वह भी इन्हें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यह कुछ प्रोविजंस थे आपका, मेन प्रोविजन जो है कि इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस, तो यह जो आपका अधिनियम है इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो इसका महत्व हम इस रूप में देखने को मिलता है कि यह जो अधिनियम है आपका वो प्रतिनिधि शासन की दिशा में पहला कदम माना जाता है, यानी कि इट मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि बहुत सीमित शक्तियाँ इन्हें दी गई थी, ठीक है, लिमिटेड पावर्स थे इनके पास में, जिससे क्या होता है कि जो भारतीय नेता होते हैं उनमें असंतोष बढ़ता है, ठीक है। तो लिमिटेड पावर्स की वजह से यहाँ पे जो इंडियन लीडर्स होते हैं वो लार्जली अनसेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। और जो आगे जो राजनीतिक चेतना है वो और अधिक सुधारों की मांग को कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो असंतोष होता है इस एक्ट के प्रावधान से, उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल अवेकनिंग से वह देखने को मिलता है, और आगे चल के और ज़्यादा सुधारों का जो डिमांड है वह इंडियन जो पॉलिटिशियंस है उनके द्वारा यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे छूट गया, ठीक है, इसमें पॉइंटर मेंशन नहीं है, बट क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस में एक और पार्ट है, वह है कि जो 1909 में हमें मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स देखने को मिलता है, या फिर जिसे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं, उसका जो पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं, या फिर ग्राउंड वर्क जो है वो इस एक्ट को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है, यानी मॉडल मिंटो जो आपका है, या फिर हम इसे 1909 एक्ट रख लेते हैं, ठीक है। 1909 का जो एक्ट है कहीं ना कहीं उसका ये क्या काम करता है, बैकग्राउंड के रूप में यह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इससे जुड़े हुए कौन कौन से पर्सनैलिटीज यानी कि संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला प्रमुख है लॉर्ड लैंसडाउन जो है, लैंसडाउन जो है आपका वो उस वक्त के वाइसरॉय होते हैं भारत के। उनका कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो 1890 से लेके 1894 तक होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उनके द्वारा ही यहाँ पे जो रिफॉर्म्स उसकी डिमांड की जाती है 1885 से लेकर 1892 तक, जिसका रिजल्ट होता है कि हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है, इसका जो कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली सॉरी, तो यहाँ पे कुछ कमियां हैं, ठीक है, जो बेसिकली पीपीटी में नहीं है, बट मैं आपको ऐसे अलग से बता देता हूँ। तो इसकी कमियां हमें क्या देखने को मिलता है कि यह जो यहाँ जो मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट ना करके उसे नॉमिनेट कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो यहाँ पे नंबर्स बढ़ाया जाता है, तो उनके हाथ में कोई रियल पावर नहीं होता, ठीक है। जो रियल पावर है वो कहने किसके पास होता है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है, क्योंकि वो लोग अपना जो ऑफिशियल मेंबर का जो मेजोरिटी है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है और नॉन डेमोक्रेटिक होता है, तो इस वजह से भी इसे कहीं कहीं लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिस्कशन यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, उनका जो डिस्कशन तो वो कहेंगे सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है, ठीक है। वो जो सजेशन देंगे वो एडवाइजरी होता है, ना कि वो गवर्नमेंट के ऊपर उसका कोई भी बंधन नहीं होता कि उसे उन्हें जो इनका एडवाइस दिया गया उसे मानना ही है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे इसके। अब यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंक्लूजन हमें यह देखने को मिलता है मुख्यतः कि तो ये एक प्रतीकात्मक सुधार था, ठीक है, यानी सिर्फ यहाँ पे ये जो चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो सिर्फ क्या थे, तो सिंबॉलिक चेंजेस है, ठीक, सिंबॉलिक रिफॉर्म्स है, ठीक है, जो कि आगे चल के जो संवैधानिक सुधार आगे चल के जो होने वाले हैं, ठीक है, तो संवैधानिक विकास जो होगा उसके लिए बस एक ये बेसिकली एक रोड मैप की तरह काम करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड की तरह काम करते हैं। इसके बेसिस पे आगे चलकर संवैधानिक सुधार जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, विच लेटर कंटिन्यूड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यह जो रिफॉर्म होता है मुख्यतः आगे चलकर जो 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है, तो उसका एक बेस के रूप में यह एक्ट जो काम करता है, क्योंकि इसमें जो इंडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है उसे यहाँ पे एक उसकी शुरुआत होती है, जो कि आगे चलकर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में इलेक्शन में तब्दील हो जाती है और उसमें जो कॉमन अवार्ड्स है वह भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको यूजफुल लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह के बीपीएससी एवं यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है वो आपको डिटेल में मिल जाएंगे, साथ ही साथ पीपीटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपके पास अधिक टाइम समय नहीं है, आप चाहते हैं कि आप खुद से पीपीटी का नोट्स बनाएं सिर्फ, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगता है आप उस तरीके से इस कंटेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।